आज हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या मीनिंग्स है और क्या फीचर्स हैं। इससे पिछले 2 लेक्चर में मैं मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जो हमारा पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है उसको एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि अभी हम मार्केट के किस स्टेज पे हैं। तो ये हमारा जो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है, इसमें 2 एक्सट्रीम सिचुएशन आपकी मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन है, जिसके बारे में आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो मोनोपोली और जो परफेक्ट कंपटीशन है ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ में जिस तरीके का मार्केट हमारे सामने दिखाई देता है वो हमारा इम्परफेक्ट टाइप का कंपटीशन है। अब ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने जो मार्केट है वो होता है, तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन किस तरीके का मार्केट है इसी को हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं और इसके बाद इसकी जो बाकी चीज़ें हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इम्परफेक्ट कंपटीशन को की जो डेफिनेशन उसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें लिखा है कि इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन इज दैट मार्केट सिचुएशन वेयर नंबर ऑफ सेलर्स आर मोर देन दैट ऑफ मोनोपोली बट लेस देन दैट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन एक ऐसे मार्केट सिचुएशन है जिसमें सेलर्स की जो संख्या है, जो नंबर है, वो मोनोपोली से तो ज़्यादा होती है लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होती है। मोनोपोली कौन सी सिचुएशन है? जिसमें किसी प्रोडक्ट के बनाने वाला कोई एक ही प्रोड्यूसर होगा, तो एक से तो ज़्यादा संख्या यहाँ पे सेलर्स की होगी। और दूसरी तरफ परफेक्ट कंपटीशन की क्या सिचुएशन है? जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी मात्रा में होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो सेलर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे होते हैं। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में की जो सिचुएशन है कि उसमें जो भी प्रोडक्ट के जो सेलर्स हैं उनकी संख्या मोनोपोली से तो ज़्यादा होगी, यानी एक से तो ज़्यादा होगी, लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन में जो बहुत ज़्यादा संख्या में जो सेलर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे कम होगी। तो ये हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है इसके कितने पार्ट्स हैं, यानी कि कितने टाइप का हो सकता है। तो जो सिचुएशंस हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो हमें मिलती है वो हमें 3 टाइप की मिलती है। पहली हमारी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा ओलिगोपोली और तीसरा डिओपोली। यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि हमारा ये जो प्रैक्टिकल मार्केट है उसमें ये 3 तरीके के जो मार्केट सिचुएशन है प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सामने मिलते हैं। एक आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा ओलिगोपोली और तीसरा डिओपोली। तो आज के लेक्चर में हम इसमें इन तीनों में से मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है इसके बारे में पढ़ेंगे और बाकी ओलिगोपोली और डिओपोली के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स के सहायता से मैं आपको इसे क्लियर कर देंगे और उसके बाद इसके जो फीचर्स हैं वो आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसकी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो इसे इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू दैट मार्केट सिचुएशन, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो मार्केट की ऐसी सिचुएशन को बताता है इन विच लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड्स विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। यानी कि जिसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो एक बड़ी संख्या में होंगे और वो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे। आगे लिखा है कि द गुड्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर सिमिलर, यानी कि जो भी गुड्स बनाए जाएंगे वो सिमिलर होंगे बट नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल और होमोजीनियस, लेकिन पूरी तरीके से एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, वो सिमिलर तो होंगे लेकिन पूरे तरीके से एक जैसे नहीं होंगे। बट देयर यूजेज इज सेम, लेकिन उनका यूज एक तरीके से होगा। अब यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई हैं उसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाएं तो आपको इस तरीके से एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज करिए साबुन है तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत तरीके के साबुन हमें दिखाई देते हैं, जैसे एक लाइफ बॉय है, एक आपका लक्स भी है, डव भी है और आपका सिंथॉल वगैरह बहुत अलग अलग कंपनीज के साबुन आते हैं। तो सभी साबुन का यूज क्या है कि उससे हम जो नहाने के पर्पज़ में वो साबुन हमारा यूज होता है, जो नहाने वाले साबुन है। कपड़े धोने वाले साबुन हमारे अलग होते हैं, हम नहाने वाले साबुन की बात कर रहे हैं। तो ये जो भी प्रोडक्ट हैं अलग अलग कंपनीज बना रही है। डव साबुन को बनाने वाली अलग कंपनीज हैं और आपका लक्स अलग कंपनी बनाती है, सिंथॉल अलग कंपनी बनाती है, लाइफ बॉय अलग कंपनी बनाती है।
तो ये जो अलग अलग साबुन हैं उनको बनाने वाली कंपनीज अलग अलग हैं, लेकिन और ये जो भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी तरीके के साबुन हैं, इनके यूज सेम है, एक जैसे यूज हैं। अब इसमें जो जो बातें लिखी गई हैं उसे हम इस एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू दैट मार्केट सिचुएशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस गुड्स विच आर क्रॉस सब्सटीट्यूट टू ईच अदर। यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो एक दूसरे के क्रॉस सब्सटीट्यूट होते हैं। जैसे सपोज करिए कि सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जिसमें हम एक प्रोडक्ट के बजाय दूसरे प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं। सपोज करिए आप सिंथॉल साबुन लेने गए और मार्केट में सिंथॉल साबुन ना मिल के लाइफबॉय साबुन मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप सिंथॉल साबुन ना खरीद के लाइफबॉय साबुन को हम खरीद कर ले आए। तो जो नहाने का काम आपका सिंथॉल साबुन से भी हो जाएगा और लाइफबॉय साबुन से भी हो जाएगा। तो दोनों साबुन एक दूसरे के क्रॉस सब्सटीट्यूट हैं। तो जो भी प्रोडक्ट होंगे वो एक दूसरे के क्रॉस सब्सटीट्यूट होंगे। आगे लिखा है कि द गुड्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर सिमिलर, कि जो भी गुड्स हैं वो एक जैसे होंगे। यानी कि जो साबुन है, चाहे वो लक्स साबुन हो, चाहे वो आपका डव साबुन हो, लाइफबॉय हो, सिंथॉल हो और कोई भी साबुन हो, तो प्रोडक्ट वो आपका साबुन ही रहेगा। उसका नाम अलग है, उसके फ्रेगरेंस अलग है, उसका रेपर अलग है, कंपनीज अलग है, क्वालिटीज अलग है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन है वो प्रोडक्ट साबुन ही, सबसे नहाने का ही काम होगा। तो प्रोडक्ट तो सिमिलर होंगे बट नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल और होमोजीनियस, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। तो अगर हम साबुन के क्राइटेरिया पे देखें तो हैं तो सभी साबुन, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं है, क्योंकि डव का जो ऐड आता है वो आपकी ब्यूटीनेस को बढ़ाने के आधार पे वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में वो दिखाता है कि आप डव साबुन से नहाएंगे तो उसमें आपकी जो ब्यूटीनेस है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। सिंथॉल साबुन का जो आधार है अपने प्रोडक्ट को बेचने का वो उसकी ताजगी को लेके है कि सिंथॉल साबुन से नहा के आपको ज़्यादा ताजगी मिलेगी। इसी तरीके से लाइफबॉय साबुन को अपने प्रोडक्ट को बेचने का जो आधार है कि वो एंटीबायोटिक टाइप का साबुन है, जिससे जम्स वगैरह ज़्यादा जो क्लियर हैं वो होते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है। डव साबुन का जो डिज़ाइन है, कलर है, जो उसका वेट है, जो आकार है वो अलग होगा। लाइफबॉय साबुन का कलर, डिज़ाइन, फ्रेगरेंस वो अलग होगा। आपका सिंथॉल साबुन का जो कलर है, डिज़ाइन है, फ्रेगरेंस है, रेपर है, प्राइस है, वो सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। तो प्रोडक्ट तो हमारे सिमिलर हैं, यानी कि है तो वो साबुन ही, लेकिन फिर भी एक जैसे प्रोडक्ट होने के बावजूद भी वो बिल्कुल आइडेंटिकल और होमोजीनियस, यानी कि बिल्कुल एक जैसे सभी क्राइटेरिया पे बिल्कुल एक जैसे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फ्रेगरेंस के आधार पर उनमें डिफरेंस मिलेगा, साइज के आधार पे, प्राइस के आधार पे, क्वालिटीज के आधार पे, सारे आधारों पर उनमें डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन प्रोडक्ट वो सेम ही होगा, यानी कि साबुन ही होगा। लेकिन साबुन होने के बावजूद भी अलग अलग आधारों पे उसमें डिफरेंस हमें दिखाई देंगे। बट देयर यूज इज सेम, तो यूज यानी कि नहाने का काम, वो यूज सबका सेम होगा। तो ये जो मार्केट है जिसमें इस तरीके के प्रोडक्ट होंगे कि प्रोडक्ट बनाने वाले काफ़ी सारे संख्या में सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल होमोजीनियस है या आइडेंटिकल नहीं है। अलग अलग आधारों पर उनमें डिफरेंसेज हो सकते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के यूज एक जैसे होंगे। तो ऐसा जो मार्केट है इसको बोला जाएगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब इसमें जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक क्यों बोलते हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम इसके फीचर्स की तरफ जाएंगे। इससे पहले एक आपको मार्केट के बारे में बताया था, मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला केवल एक ही प्रोड्यूसर होता है और पूरे मार्केट पर उसका अधिकार होता है। तो मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, पोलो यानी अधिकार। तो मोनोपोली का जो एक हिंदी में अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो इसे बोला जाएगा एकाधिकार, यानी कि जिसमें एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक है। अब हम मार्केट पढ़ रहे हैं मोनोपोलिस्टिक, तो इसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है। मोनोपोलिस्टिक की हिंदी होती है एकाधिकृत। एकाधिकृत का मतलब कि जो अपने कृत यानी कि कार्य के आधार पे एकाधिकार जैसी सिचुएशन को हासिल कर ले, लेकिन वो एकाधिकार नहीं होगा। अब इस बात का मतलब क्या है, सपोज कीजिए डव साबुन है और डव साबुन की क्वालिटी क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जो लॉन्च करता है, जो उसके ऐड आते हैं, वो इस बेस पे उसके ऐड हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो उसकी जो उससे आपकी जो ब्यूटीनेस है उसमें आपका इंक्रीजमेंट होगा। सपोज कीजिए डव साबुन आपका फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ का आता है। अब इसके अलावा अलग अलग साबुन भी आते हैं। मान लीजिए एक आपका लक्स साबुन है,
ये 10 रुपये का भी साबुन आता है। सपोज करिए एग्जाम्पल के रूप में हम इसके प्राइस यहाँ पे कोट कर देते हैं। ये लक्स साबुन का भी ये आधार है कि वो कि वो यही बताता है कस्टमर को कि आप अगर हमारे साबुन को यूज करेंगे तो इससे आपकी ब्यूटीनेस बढ़ेगी। फियामा साबुन है, इसका भी आधार ब्यूटीनेस को बढ़ाना चाहिए। सपोज कीजिए ये एक साबुन आपका 30 रुपये का आता है और इसी तरीके से हमारे और भी साबुन हैं। अब सपोज कीजिए कि हर तरीके के साबुन के जो कस्टमर हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि हर कंपनी ने अपने जो कस्टमर बेस है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के आधार पर बना रखा है। डव साबुन का जो कस्टमर बेस है वो डव साबुन की क्वालिटी के आधार पर उसने अपने कस्टमर्स को जोड़ा है। फियामा साबुन का जो कस्टमर बेस है उसने अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बता के कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का है उसके आधार पर अपने कस्टमर्स को जोड़ा है। लक्स साबुन ने अपने आधार पर जोड़ा है। सिंथोल साबुन है, सिंथोल साबुन ने अपने आधार पर अपने कस्टमर को जोड़ा हुआ है। लाइफबॉय साबुन है, उसने अपने आधार पर अपने कस्टमर को जोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मार्केट में सारे प्रोडक्ट हमारे बिक रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फियामा साबुन जो 30 रुपये का आता है और लक्स साबुन जो इसका एक छोटा वाला साबुन जो 10 रुपये का भी आ जाता है, तो नहाने का काम तो फियामा साबुन से भी होगा और नहाने का काम हमारा लक्स साबुन से भी होगा, लेकिन दोनों के प्राइस में 3 गुने का अंतर है। यहाँ पे हम ये जो भी प्राइस है जब हम एज्यूम बेसिस पे हम यहाँ पे हम ले रहे हैं, जिससे कि आपको ये जो मार्केट है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि जब दोनों साबुन से नहाने का ही काम होना है तो कस्टमर 10 रुपये वाले साबुन को छोड़ के 30 रुपये वाला साबुन क्यों ले रहा है? क्योंकि अगर उसे नहाना ही है तो वो नहाने का काम तो 10 रुपये में भी हो सकता है, तो फिर वो 30 रुपये क्यों खर्च कर रहा है उसी काम के लिए? तो इसका जवाब ये है कि फियामा कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इस तरीके से लॉन्च किया कि जो कस्टमर उस कंपनी से जुड़े हुए हैं उन्हें लगता है कि अगर हम फियामा कंपनी का जिस साबुन से हम अगर नहाएंगे वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि उससे नहाने से हमारी जो त्वचा है उसकी सॉफ्टनेस बढ़ेगी, उससे हमारी जो ब्यूटीनेस है वो इंक्रीज होगी, और इस वजह से जो कस्टमर्स हैं वो फियामा साबुन से जुड़े हुए हैं। और इसलिए मार्केट में उससे सस्ता साबुन होने के बावजूद भी लोग 30 रुपये वाला फियामा कंपनी का जो साबुन खरीद रहे हैं। अब कल को अगर ये कंपनी अपने प्राइस को 30 रुपये से बढ़ा के अगर 35 रुपये भी कर दे या फिर बढ़ा के 40 रुपये भी कर दे, तो भी इसके जो कस्टमर हैं वो दूसरी कंपनी की तरफ मेनली नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके कस्टमर किस आधार पर जुड़े हुए हैं इस कंपनी से कि फियामा, उनका ये मानना है कि फियामा कंपनी के जो साबुन को यूज करने से जो ब्यूटीनेस उसमें इंक्रीजमेंट होगा, हमारी जो त्वचा है वो उसमें सॉफ्टनेस बनी रहेगी, और इस प्रोडक्ट की इस क्वालिटी के आधार पर जो कस्टमर्स हैं वो इस प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। तो फियामा कंपनी से जो प्रोडक्ट का जुड़ाव है वो प्राइस की वजह से नहीं है बल्कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से है, और यही जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है इसी क्वालिटी को कंपनी ने मार्केट में इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि उसका एक अलग कस्टमर बेस बन गया, कि उस कस्टमर बेस को ये लगता है, उन कस्टमर्स को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट इतना बेहतर है कि इसके प्राइस चाहे जितने भी हो जाएं हम तो इसी को खरीदेंगे, क्योंकि ये साबुन यूज करने से हमारे ब्यूटीनेस में इंक्रीजमेंट आएगा। तो कंपनी ने अपने इस प्रोडक्ट को क्वालिटी को इस तरीके से मार्केट में रिप्रेजेंट कर दिया कि उसका जो साबुन है बाकी कंपनीज के साबुन की बजाय ज़्यादा बिकना चालू हो गया। और अगर ब्यूटीनेस की बात करें तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर फियामा कंपनी के कस्टमर सबसे ज़्यादा हैं, लक्स कंपनी के भी कस्टमर्स हैं, डव कंपनी के भी कस्टमर्स हैं, और ये जो तीनों कंपनी हैं, तीनों कंपनी के साबुन के जो ऐड आते हैं वो इसी आधार पर आते हैं कि आप हमारे साबुन को यूज करेंगे तो आपकी जो ब्यूटीनेस है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। लेकिन सपोज करिए कि फियामा कंपनी के कस्टमर अगर सबसे ज़्यादा हैं और इसके प्राइस भी सबसे ज़्यादा हैं, तो प्राइस सबसे ज़्यादा होने के बावजूद भी इसके कस्टमर सबसे ज़्यादा क्यों हैं? वो इसीलिए हैं क्योंकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट में प्रोजेक्ट किया कि हमारे प्रोडक्ट को यूज करने पे आपका जो ब्यूटीनेस है उसमें इंक्रीजमेंट होगा, और कंपनी के उससे एडवर्टाइजमेंट पर लोगों ने विश्वास किया और जो कस्टमर्स हैं वो इस कंपनी से जुड़े। तो अगर यहाँ पे अगर हम डव कंपनी, लक्स कंपनी और फियामा कंपनी इन तीनों का ही एग्जाम्पल के रूप में अगर हम चीज़ों को समझें और हम ये मान लें कि फियामा कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो कस्टमर बेस सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो फियामा कंपनी है वो ये उसके बारे में ये कहा जाएगा कि इस फियामा कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि अब वो अपने मार्केट में एक तरीके से मोनोपोली की सिचुएशन में पहुँच चुकी है। तो मोनोपोली की सिचुएशन क्या होती है कि वहाँ पे
मोनोपोली की सिचुएशन में क्या होता है कि वहाँ पे जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाली केवल एक ही कंपनी होगी और इस वजह से उस कंपनी का प्रोडक्ट के प्राइस पे पूरी तरीके से अधिकार होगा और फिर वो प्रोडक्ट के प्राइस को चाहे जितना भी बढ़ा दे उसी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो मोनोपोली मार्केट की फीचर्स क्या होगी कि वहाँ पे जो कंपनी है प्रोडक्ट के प्राइस को अपने तरीके से इंक्रीज करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाने की सिचुएशन में पहुँच चुकी है। तो यही जो क्वालिटी है यहाँ पे फियामा साबुन बनाने वाली कंपनी को मिल चुका है कि उसने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से लॉन्च किया और इस तरीके से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मार्केट में प्रोजेक्ट किया कि एक सबसे बड़ा जो कस्टमर बेस है इस कंपनी के साथ जुड़ चुका है। और अब ये कंपनी की सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अगर और भी ज़्यादा बढ़ा दे तो भी वो कस्टमर बेस उससे छूटेगा नहीं, क्योंकि कंपनी की ऐसी स्ट्रेटजी थी, ऐसा प्रोजेक्शन था अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का कि लोगों ने उस पर विश्वास किया और उससे वो जुड़ गए। तो अब ये कंपनी इस सिचुएशन को हासिल करने के बाद अपने प्रोडक्ट इस सिचुएशन में पहुंच चुकी है कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को और भी ज़्यादा बढ़ा दे तो भी उसके कस्टमर टूटेंगे नहीं और कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने की सिचुएशन में पहुँच चुकी है। और ये वही सिचुएशन है जो कि मोनोपोली मार्केट में उस एक सिंगल जो सेलर है उसके कंडीशन में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो एक्चुअल में तो मोनोपोली नहीं है, क्योंकि साबुन को बनाने वाली अदर कंपनियाँ भी हैं, लेकिन उसने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि उसे मोनोपोली जैसी जो मोनोपोली में जो मार्केट सिचुएशन होती है उस तरीके के जो बेनिफिट्स हैं उसे मिलने चालू हो गए हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो कमाने की सिचुएशन में पहुंच चुकी है। तो इसलिए इस मार्केट को हम मोनोपोलिस्टिक बोलते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक का मतलब कि ये एक कोई मोनोपोली मार्केट तो नहीं है, लेकिन इसमें कंपनीज को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के आधार पे मोनोपोली जैसी जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो ये मार्केट हमारा मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन इसमें जो भी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी के आधार पे एक अलग तरीके से अगर प्रोजेक्ट कर सकें तो फिर उन्हें मोनोपोली जैसी मार्केट की जो सिचुएशंस हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं कि वो प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने की सिचुएशन में पहुँच जाएंगी, उस मोनोपोली जैसी सिचुएशन वो हासिल कर सकती हैं। इसीलिए इस मार्केट को मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी बोला जाता है। मोनोपोलिस्टिक यानी कि जो कि मोनोपोली जैसा हो, ठीक है। तो इसलिए इस मार्केट को मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोला जाता है, क्योंकि सारी कंपनीज अपनी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के आधार पर अपने अपने फील्ड में एक मोनोपोली की सिचुएशन हासिल कर सकती हैं। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं। जैसे हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आईफोन भी है, आपके अदर कंपनीज के मोबाइल फ़ोन आते हैं, चाइनीज मोबाइल फ़ोन भी आते हैं, लेकिन आईफोन ने अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से लॉन्च किया कि उसके जो कस्टमर हैं अब वो उसके आईफोन का प्राइस चाहे जितना भी ज़्यादा हो जाए तो आईफोन के जो कस्टमर होंगे वो एक आईफोन ख़राब होने का वो दूसरा आईफोन ही खरीदेंगे, जबकि उससे सस्ते कहीं ज़्यादा सस्ते जो मोबाइल फ़ोन है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आईफोन ने अपने प्रोडक्ट के जो ब्रांड इमेज है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दी कि वो एक मोनोपोली जैसी सिचुएशन में पहुंच चुका है कि अपने प्रोडक्ट के उसके एक फ़ोन 1 लाख रुपए से भी ऊपर के आते हैं जो अच्छे और ब्रांडेड क्वालिटी के होते हैं। तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करने की सिचुएशन में आईफोन कंपनी आ चुकी है। तो ये मार्केट ऐसा है कि जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट करके आप उन सारे बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं जो कि एक मोनोपोली मार्केट के अंदर होते हैं। इसीलिए इस इम्परफेक्ट मार्केट को मोनोपोलिस्टिक मार्केट भी बोला जाता है, यानी कि ऐसा मार्केट कि जिसमें जो भी प्रोड्यूसर हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के आधार पे मोनोपोली जैसी सिचुएशन हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इस मार्केट को मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोला जाता है। अब इस चीज़ को समझने के बाद हम आ जाते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट के जो फीचर्स हैं उसके ऊपर। फीचर्स को समझने के बाद आज का ये लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। फीचर्स की हम बात करें तो वन बाय वन इसके सारे फीचर्स को समझ लेते हैं। जैसे पहला फीचर है आपका फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि इस मार्केट में जो फर्म्स हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं वो ज़्यादा होंगे, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जितने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन मोनोपोली जैसे केवल एक प्रोड्यूसर भी नहीं होगा। तो ये जो मार्केट सिचुएशन है वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच की है कि मोनोपोली से ज़्यादा सेलर होंगे लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से कम होंगे। तो फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर देयर इन दिस मार्केट।
सेकंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बेसिक फीचर है, जो सबसे बड़ा फीचर है जिसकी वजह से जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हमारा एग्जिस्ट करता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट होंगे वो होंगे तो एक जैसे, लेकिन उन प्रोडक्ट में किसी न किसी आधार पे आपस में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन शब्द आपका डिफरेंस से बना है। तो डिफरेंस किस आधार पर, जैसे हम साबुन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर अलग अलग कंपनीज के साबुन को आप देखें तो उनकी जो क्वालिटी है वो अलग अलग तरीके से बताई प्रोजेक्ट की जाती है। कोई साबुन हमारा एंटी चर्मिक है, कोई हमारा फ्रेगरेंस अलग टाइप की होगी, कोई ब्यूटीनेस को इंक्रीज करने वाला होगा, कोई आपकी फ्रेशनेस को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, प्राइस के आधार पर भी सभी साबुन अलग अलग हैं, फ्रेगरेंस के आधार पर भी सभी साबुन अलग अलग हैं, डिजाइन के आधार पर भी सभी साबुन अलग अलग हैं। तो प्रोडक्ट तो एक जैसे होंगे, लेकिन एक जैसे होने के बावजूद उन सभी प्रोडक्ट में किसी न किसी आधार पे हमें कोई ना कोई डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये इस मार्केट की सबसे बड़ी सिचुएशन है, सबसे बड़े जो फीचर्स हैं। इसके बाद है इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, कि जो जितनी भी कंपनीज हैं उनकी सबकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि किसी की भी जो भी कंपनी है अपने प्रोडक्ट का प्राइस अपने आधार पर तय करेगी। जैसे इस एग्जाम्पल में आपको दिया था कि फियामा मार्केट में 10 रुपये लक्स साबुन भी मौजूद है, लेकिन फियामा कंपनी का फॉर एग्जाम्पल 30 या 40 रुपये का साबुन भी मौजूद है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में प्रोजेक्ट करते हैं और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस मार्केट से वसूल कर सकते हैं। तो जो सभी कंपनीज हैं इन सभी के जो प्राइसेज हैं वो प्राइसेज उस कंपनी के आधार पर अलग अलग होंगे। किसी का प्राइस किसी दूसरी कंपनी पे डिपेंड नहीं होगा कि फियामा कंपनी ने अपना प्रोडक्ट का प्राइस 40 रुपये कर दिया तो लक्स भी 40 रुपये कर दे। सारी कंपनीज की जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होगी और सभी कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के आधार पे प्राइसेज को वसूल करेंगे। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी कि जो भी कस्टमर हैं उनकी जो नॉलेज है मार्केट को लेकर वो इम्परफेक्ट होगी। यानी कि आप किसी भी सामान को लेने जाते हैं तो जनरली होता क्या है कि हम पूरे मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं हम उन सभी दुकानों पे नहीं जाते, बल्कि 4-6 दुकानों पे जाके हम प्रोडक्ट के प्राइसेज को मालूम करते हैं और उसमें जो बेहतर लगता है वहाँ से हम उन चीज़ों को खरीद लेते हैं। लेकिन हम सारी दुकानों पे जाके कि मार्केट में अगर 10,000 दुकानें हैं तो हम सभी पहले 1,000 दुकानों पे जाएं और उसके बाद हम देखें कि कहाँ पे जो प्रोडक्ट था वो सबसे बेहतर था, तब हम जाके उसे खरीदें। प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसा नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करते हैं कि 2-4 दुकानों पे जाएंगे और जहाँ पे जो चीज़ सबसे अच्छी लगेगी उससे हम परचेज कर लेंगे और बाकी सारी दुकानों को हम छोड़ देते हैं। तो हमें पूरे मार्केट की इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं चलती है, बल्कि आसपास की जो 5-6 दुकानें हैं उस पर प्राइस क्या चल रहे हैं उसी के बारे में हमें पता चल पाता है। तो इसलिए मार्केट की एक इम्परफेक्ट नॉलेज हमें होती है, मार्केट की पूरी नॉलेज हमारे पास नहीं होती और ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो हमारे लाइफ में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि कोई भी कंपनी अगर इस मार्केट में आना चाहे तो फ्रीली आ सकती है और फ्रीली वो एग्जिट भी हो सकती है। फ्री एंट्री का क्या मतलब है कि इसमें जैसे साबुन बनाने वाली कंपनी है वो अलग अलग क्वालिटीज़ के आधार पर अपना साबुन बना रही हैं, अगर और इस समय मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के साबुन अवेलेबल भी हैं। तो अगर इस सिचुएशन में कोई नई कंपनी मार्केट में आना चाहे तो नई कंपनी को मार्केट में आने का बस एक ही क्राइटेरिया है कि आप अगर साबुन बनाने की ही मार्केट में आना चाहते हैं, आप साबुन ही लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप अपने तरीके का साबुन बनाइए, उसका कलर, डिज़ाइन, प्राइस सब कुछ अपने हिसाब से तय करिए और उसकी जो भी क्वालिटी आप मार्केट में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि मेरा साबुन बाकी कंपनीज के साबुन से बेहतर है और उनसे अलग है, तो किस आधार पर अलग है, आप अपने प्रोडक्ट की उस क्वालिटी को मार्केट में प्रोजेक्ट करिए और उस क्वालिटी से आप कस्टमर को अपनी तरफ खींचिए, जिससे कि आपके कस्टमर बेस बने और फिर आप मार्केट में धीरे धीरे एग्जिस्ट हो जाएं। तो मार्केट में जो एंट्री है किसी भी नई कंपनी को वो काफ़ी फ्री एंट्री है, यानी कि आपको करना क्या है कि अपना प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मार्केट में प्रोजेक्ट करिए और प्रोजेक्ट करने के बाद कस्टमर को अट्रैक्ट करके मार्केट में स्टेब्लिश हो जाइए। तो फ्रीली आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के आधार पर। और लास्ट क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि इस मार्केट में मोनोपोली और जो परफेक्ट कंपटीशन है दोनों के ही जो फीचर्स है वो हमें दिखाई देते हैं। मोनोपोली जैसे फीचर कौन से हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के आधार पे मार्केट में एक मोनोपोली की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, यानी कि अपनी क्वालिटी के आधार पर अपने प्रोडक्ट का प्राइस मनमाफिक तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की क्या सिचुएशन है कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो सेलर्स होते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन है
उसमें सेलर्स की संख्या ज़्यादा तो होती है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के सेलर्स की संख्या इतनी नहीं होती, उससे कम होती है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट जो है हमारा जो इम्परफेक्ट मार्केट है या मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, वो मोनोपोली और जो परफेक्ट कंपटीशन दोनों की सिचुएशंस को आपस में सम्मिलित करता है। तो इस लेक्चर में हमने मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में पढ़ा, और बाकी आगे जो 2 लेक्चर आएंगे उसमें एक में हम ओलिगोपोली और एक में डुओपोली, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।